नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। एप्लीकेशंस हमें पढ़ना है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, देखो पहला एप्लीकेशन है लिफ्टिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। लिफ्टिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, देखो एयरक्राफ्ट का जो शेप होता है, विंग्स का जो है ना ऐसे शेप बनाया जाता है। देखो ये इस तरह का जो है ना विंग्स का शेप होता है, ठीक है। अब सोचो कि यह एयरक्राफ्ट जो है ना जा रहा है आगे v की वेलोसिटी से। तो जब यह एयरक्राफ्ट आगे की तरफ जा रहा होता है तो जो एयर की स्ट्रीम लाइंस हैं वो ऐसे जाती हैं, यूं ऐसे, ये एयर की स्ट्रीम लाइंस हैं, ठीक है जी। तो इस शेप की वजह से आप देखो कि यहाँ से एयर के पार्टिकल, दो पार्टिकल निकले, एक गया इधर और एक गया इधर। तो इसको इधर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुँचना पड़ रहा है सेम टाइम में, और इसको कम डिस्टेंस कवर करके पहुँचना पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो इधर की स्ट्रीम लाइन होंगी ऊपर वाली, उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ऊपर वाली स्ट्रीम लाइन के स्पीड को मैं वी यू लिख रहा हूँ, अपर एंड है ना, और नीचे में स्ट्रीम लाइन के स्पीड को मैं लिख रहा हूँ वी एल। तो हम फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, कहेंगे कि ऊपर की स्ट्रीम लाइन में स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो कम होगा, पी यू, और यहाँ पे लोअर लेवल पे प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। तो हम कहेंगे कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ, ऐसे सिंपल सी बात इस तरह से लिखेंगे कि देखो लिखेंगे कि वी यू इज ग्रेटर देन वी एल। दिस शोज दैट, है ना, देयरफॉर बाय यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, यहाँ पे देयरफॉर बाय यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल प्रेशर एट लोअर एंड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट अपर एंड। इस लोअर एंड के प्रेशर के वजह से इस पर जो फोर्स होगा नीचे से, ये इस तरह से लगेगा ऊपर, इसको F1 लिख दे रहा हूँ मैं, और ऊपर के प्रेशर की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इसको मैं F2 लिख दे रहा हूँ। तो इसका मतलब F1 इज ग्रेटर देन F2। तो F1 कैसे होगा, PL इंटू एरिया, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि ये F1 इंटू एरिया कर दिया जाए तो ये PL मिल जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन F2 इंटू एरिया ऑफ विंग्स। किसका एरिया, विंग का एरिया। तो F1 इज ग्रेटर देन F2, तो फिर नेट फोर्स इसके ऊपर ऊपर की तरफ बनेगा। देयरफॉर F नेट जो है वो हो जाएगा कितना, F1 माइनस F2। और जब यह नेट फोर्स इस एयरक्राफ्ट के वेट के बराबर हो जाए, mg के बराबर, तो यह एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू mg। ठीक है जी, इसके इक्वल हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, और इस तरीके से एयरक्राफ्ट लिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पर भी हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई किया है कि जिस जगह पे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन ज़्यादा होंगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा। नोट कर लो इसको।
हो गया, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन रू ड्यूरिंग स्ट्रोम। बहुत तेज आंधी आ रही हो, बहुत तेज अगर हवा बह रही हो, तो उस केस में क्या है, घरों के छत उड़ जाते हैं। कारण क्या है, ये है घर, देखो ये है कोई घर, ये हमने बना दिया, और ड्यूरिंग स्ट्रोम के दौरान जो घर की छत है, यहाँ पे एयर की स्ट्रीमलाइंस ऐसे बनती हैं, और चूंकि काफ़ी हाई स्पीड होता है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ आउटर पोर्शन, और इसको लिख रहा हूँ इनर पोर्शन। ये क्या है, ये इनर है, घर के अंदर की बात है, इनर पोर्शन, और ये है आउटर पोर्शन। चलो, यहाँ पर मैं एयर की स्ट्रीमलाइन की वेलोसिटी को मैं यहाँ v1 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर अंदर में v2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि v1 इज मच ग्रेटर देन v2, है कि नहीं। तो फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएंगे, बाहर में जो प्रेशर P1 होगा और अंदर में प्रेशर जो P2 होगा, तो P2 जो है बहुत ज़्यादा होगा, है ना, P2 जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P2 इज मच ग्रेटर देन P1। अब प्रेशर अंदर में ज़्यादा होगा तो फोर्स ऐसे लगेंगे ना सरफेस के, और इसी फोर्सेस की वजह से क्या है, ये रूफ उड़ जाएगा, है समझ में। इसी फोर्स की वजह से जो है ये रूफ उड़ जाएगा, ब्लो कर जाएगा। इसका एक दूसरा भी होता है, चलो बाद में लिख लेना, और भी बता देता हूँ, पीछे कर दूंगा, ठीक है ना, बाद में नोट कर लो। देखो, इसका और एक एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ, ये थर्ड एप्लीकेशन, ये है स्विंगिंग ऑफ क्रिकेट बॉल। मैग्नस इफेक्ट कहा जाता है इसको, मैग्नस इफेक्ट, है कि नहीं। क्रिकेट बॉल है, देखो क्रिकेट बॉल जो स्पिनर फेंकते हैं, तो जब स्पिनर बॉल को फेंकते हैं ना, तो क्या करते हैं कि ले जाते हैं ना, तो फिर घुमा देते हैं हाथ से, ऐसे छोड़ते वक्त वो हाथ से ऐसे घुमाते हैं, यूं, यानी दो तरह का मोशन इसके अंदर, इस बॉल के अंदर होता है। कैसा मोशन, एक तो मोशन ट्रांसलेशनल मोशन होता है, जो सीधे आगे जा रहा है वो, और दूसरा जो है इस तरह से ऐसे घूम रहा है, तो रोटेशनल मोशन भी है। उसने क्या किया, स्पिन दे दिया इसको। तो जब यह बॉल का मोशन जो है, मान लो ये v की वेलोसिटी से जा रहा है और ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो बॉल के अंदर दोनों तरह का मोशन होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा और ट्रांसलेशनल मोशन होगा, लेकिन यह रोलिंग मोशन नहीं होगा। ये सोच लेना कि रोलिंग हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो, इन मोशन की वजह से एयर की स्ट्रीमलाइन कैसे बनेंगे। तो ये जो चूंकि ऐसे घूम रहा है ना, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेशन, तो इसके वजह से एयर की स्ट्रीमलाइन ऐसे बनेगी, उल्टा, समझ रहे हो ना। जिधर ये घूम रहा है, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एयर की स्ट्रीमलाइन इस तरह से बनेंगी। देखो, यहाँ पे एयर की स्ट्रीमलाइन ऐसे बनेंगी, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ, रोटेशनल मोशन की वजह से। साथ साथ ये आगे भी तो जा रहा है, तो आगे जा रहा है तो एयर की स्ट्रीम लाइन्स पीछे की तरफ बनेंगी, वही ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, ठीक है जी। यहाँ पे इस तरह से बनेंगी। अब आप ध्यान से देखो, इस लोअर एंड पे, यानी ये जो नीचे का एंड है, यहाँ पे दोनों की एयर की मतलब ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के वजह से जो स्ट्रीम लाइन, एयर की स्ट्रीम लाइन बन रही हैं, उनकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। चलो, यहाँ पर मैं वेलोसिटी को v1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के वजह से जो एयर की स्ट्रीम लाइंस बन रही हैं, इनकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वेलोसिटी को मैं v2 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑब्वियसली v1 इज मच ग्रेटर देन v2, v1 v2 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाया जाए, यहाँ पर प्रेशर मान लिया जाए P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2 है, तो इसका मतलब कि
P1 इज मच लेस देन P2, यानी P2 बड़ा होगा। तो जब P2 बड़ा होगा तो इधर से यह P2 ऐसे फोर्स करेगा और यह P1 जो है इस बॉल को ऐसे फोर्स करेगा। तो चूंकि यह P2 ज़्यादा है तो नेट फोर्स बॉल के ऊपर जो बनेगी वो नेट फोर्स इस डायरेक्शन, समझ रहे हो, ऐसे नीचे की तरफ। तो देखो वेलोसिटी तो इसकी आगे की तरफ है ऐसे, और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ नेट फोर्स। तो यह फोर्स क्या करेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर देगा, यानी बॉल जो है जा रही थी सीधे, अब यह बॉल जो है ऐसे जाएगी, समझ रहे हो ना। तो यही वजह है कि बैट्समैन पहचान नहीं पाएगा और वो उसको लगेगा कि यहाँ आ रही है, तो उस हिसाब से अपना बैट रखेगा, तब तक बॉल दूसरे डायरेक्शन में चली गई, जाके स्टंप पे हिट कर गई, ठीक है, या LBW हो गया जो भी है ना, स्टंपिंग हो जाए या LBW हो जाए। तो यह टेक्निक होता है। देखो अच्छे बॉलर को फिजिक्स का टीचर भी समझाता है कि इस तरह से आप थ्रो करो, ऐसे करो, तो मतलब ये टेक्निक हो गई, समझ रहे हो ना। तो इसको कहा जाता है मैग्नस इफेक्ट, स्विंगिंग ऑफ क्रिकेट बॉल। समझ में आ गया। चलो अगला चीज, अगला टॉपिक देखो, बाद में नोट करियो। नेक्स्ट देखो, हमने 3 एप्लीकेशंस किए, लिफ्टिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, दूसरा ब्लोइंग ऑफ रूफ, तीसरा मैग्नस इफेक्ट, और चौथा हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक कैसे आता है ये भी देख लो। फोर्थ है एप्लीकेशन इसका हार्ट अटैक। चलो हार्ट अटैक को भी समझा रहा हूँ। वैसे मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हार्ट हार्ट ऐसे ही होता है ना। चलो इसमें मैं एक ही आर्टरी दिखा रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है, मतलब तुम लोग जो बायो वाले हैं उनको ज़्यादा अच्छा आता है। एक्चुअली है क्या, यह मान लो हार्ट है ना, और लगातार खूब खाते हैं, पचाते हैं नहीं, खूब खा खा कर मोटे जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है, तुमको नहीं उनका अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो जो हार्ट की आर्टरीज है, जैसे ये आर्टरीज है, ध्यान दो, तो इस आर्टरीज के ऊपर प्लेक्स आ जाते हैं, है ना, ऐसे प्लेक्स आ जाते हैं, समझ रहे हो ना। ये यानी फैट एक तरह का होता है, ये जमा हो जाता है आर्टरीज के अंदर। अब जब फैट जमा हो जाएगा तो फिर आर्टरीज क्या होगी, ये थिनर हो जाएगी ना। तो जब आर्टरीज थिनर होगी तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, है ना, क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो यहाँ पे ब्लड फ्लो की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब ब्लड फ्लो की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो फिर बर्नौलीज थ्योरम से यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर तो इस पर चारों तरफ से है भाई, एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर है ही हमारी बॉडी के ऊपर। अगर किसी आदमी को एटमॉस्फेयर से बाहर कर दिया जाए और स्पेस सूट नहीं पहनाया गया हो तो पता चलेगा कि सारा ब्लड उसकी बॉडी का बाहर निकल गया, क्योंकि हम चारों तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर से दबे हुए हैं। हमको बेशक फील नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमको दबा के रखा हुआ है। अब फाइट होती है किसके किसके बीच में, हार्ट जो है वो भी ब्लड फ्लो करा रहा है, वो बाहर की तरफ प्रेशर जनरेट करता है, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर अंदर की तरफ लगता है। इसी दोनों में फाइट होती है। अगर किसी का बढ़ गया, जैसे मान लो किसी का हार्ट में ज़्यादा प्रेशर बन रहा है तो उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या कम हो गया तो उसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर हो गया, समझ रहे हो ना। तो अब फिर से सुनो, ड्यू टू प्लेक्स stored in the arteries because of bad habit of people, arteries get thinner, then velocity of blood flow through the arteries increases, then by using by Bernoulli's principle pressure decreases,
है ना। जब प्रेशर यहाँ डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, ये आर्टरी और थिनर हो जाएगी। आर्टरी क्या होगी, और थिनर हो जाएगी। भाई प्रेशर यहाँ डिक्रीज कर गया और बाहर में प्रेशर है वो उसको क्या करेगा, और थिनर कर देगा। तो जब और थिनर करेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ब्लड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो और ज़्यादा बढ़ने की वजह से प्रेशर और कम हो जाएगा। प्रेशर और कम होने की वजह से ये और थिनर हो जाएगा। और एक तरीके से एक स्टेज आएगा कि यह क्या है, ब्लॉक्ड हो जाएगा तुरंत। जैसे ही ब्लॉक हुआ, आ गया हार्ट अटैक, आदमी खत्म। ठीक है जी, हार्ट अटैक आया, आदमी खत्म। तो ये हार्ट अटैक में भी बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है जी, समझ सकते हो आप लोग, है ना। एक और मैं बता रहा हूं, टॉरिसोलीज लॉ। मैंने 4 एप्लीकेशन बता दिए ना, 5वां एप्लीकेशन है टॉरिसोलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। एक ब्रॉड वेसल है, यह कैसा वेसल है जी, ब्रॉड वेसल है, बहुत बड़ा टैंक है और इस टैंक में लिक्विड भरा हुआ है। चलो हमने क्या किया, ये लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पर ना हमने एक स्मॉल होल छोड़ दिया। ठीक है जी, एक स्मॉल होल, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑरिफाइस। इस स्मॉल होल को हम कहेंगे ऑरिफाइस। अब इसमें क्या है कि कोई लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पे यह स्मॉल होल है, इसको मैं बोल रहा हूं ऑरिफाइस। क्या कहता है टॉरिसोलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स, कि अगर इससे लिक्विड को छोड़ दिया जाए मूव करने के लिए, तो लिक्विड फ्लो की जो वेलोसिटी होगी, ये होगी कितनी, ये होगी अंडर रूट ऑफ 2GH। मतलब H इसमें क्या है, इस फ्री सरफेस से इस ऑरिफाइस का डेप्थ है, कितना डेप्थ पे है ऑरिफाइस। यानी कहने का मतलब ये कि अगर किसी बॉडी को इस टैंक की हाइट से छोड़ दिया जाए ऐसे फ्रीली फॉल करने के लिए, तो ये जब H डेप्थ नीचे आएगी तो इसकी जो वेलोसिटी एक्वायर करेगी अंडर रूट ऑफ 2GH ही होगी ना। इतनी ही वेलोसिटी यहाँ से लिक्विड जो बाहर निकल रही है उसी फ्लक्स की भी होगी। यही है टॉरिसोलीज लॉ ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू टॉरिसोलीज लॉ ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लिक्विड, ऐसे लिखना चाहिए, स्पीड ऑफ लिक्विड flowing through an orifice is equal to speed acquired by a body freely falling to a distance equal to depth of orifice from the free surface of liquid। ठीक है जी, इस बात को प्रूफ भी करना होगा, तो चलो हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। समझ लो फिर लिख लेना, अभी रुक जाओ, आराम से लिखना, नो प्रॉब्लम। तो इसको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, देखो थोड़ा ऊपर कर देता हूं तो बात समझ में आ जाएगी। देखो
हमें क्या करना है, करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है जी। 2 पॉइंट्स इसमें लेने हैं। एक पॉइंट यहाँ ए लेना है जो कि लिक्विड के अंदर हो, जस्ट इनसाइड द लिक्विड नियर द ऑरिफाइस, और एक पॉइंट हमने बाहर में लेना है, यह बी पॉइंट है, यह जस्ट आउटसाइड द ऑरिफाइस है, ठीक है जी। इस लिक्विड के जो ब्रॉड वेसल है ना, ये इस टैंक का एरिया मान लो A1 है, और यहाँ ऑरिफाइस है, इस ऑरिफाइस का जो एरिया है वो A2 है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो यहां से मान लो इधर जो जा रहा है, इधर से जो लिक्विड जा रही है, इसकी स्पीड V2 है, और जब इसमें से पानी बाहर निकलेगा, कोई लिक्विड बाहर निकलेगा, तो ये भी लेवल ऊपर से नीचे आएगा, तो इसकी स्पीड नीचे की यानी कि V1 है। तो जो स्पीड यहाँ होगी वही स्पीड यहाँ भी मानी जाएगी ए पॉइंट पे, क्योंकि उसी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो हम कहेंगे अब इसके लिए यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, ध्यान देना, यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल एट पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है जी। ए बी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि ए जो है इनसाइड द लिक्विड है, जस्ट नियर द ऑरिफाइस, और बी जो है वो आउटसाइड द लिक्विड है, जस्ट आउट द ऑरिफाइस, यानी लिक्विड के बाहर में है यहाँ पे। तो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के लिए जब हम लगाएंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल, तो लिखेंगे क्या, पी ए प्लस 1/2 रो वी ए स्क्वायर, है कि नहीं, इज इक्वल टू पी बी प्लस 1/2 रो वी बी स्क्वायर। भाई लेवल सेम है इसलिए हाइट वाला टर्म हमने काट दिया। अब ये पी ए कितना होगा, तो पी ए होगा इस लिक्विड का प्रेशर एच रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, ऊपर से खुला हुआ है इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, भाई V1 यानी कि ब्रॉड वेसल के अंदर जो लिक्विड आ रहा है धीरे धीरे उसकी, इज इक्वल टू पीबी, पीबी का मतलब क्या होगा, बाहर में है ये पॉइंट, तो यहाँ पर प्रेशर तो सिर्फ एटमॉस्फेयर का होगा, यानी यह पी नॉट लिख दिया, प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, ठीक है जी। तो देखो ये पी नॉट से पी नॉट खत्म, इसको इधर लेके जाओ, तो V2 माइनस V1 स्क्वायर इंटू 1/2 रो है ना, इसको कॉमन ले लो आप, इज इक्वल टू एच रो जी, चलो रो से रो को काट दो, ठीक है, तो आएगा क्या, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, है कि नहीं। तो V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2GH प्लस V1 स्क्वायर, है कि नहीं। तो या इसको ना थोड़ा ऐसे कर लो, मैं इसको थोड़ा स्टेप चेंज कर देता हूँ, इसमें से ना V2 स्क्वायर को जबरदस्ती कॉमन निकालो, तो आएगा 1 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2GH। अब चूंकि हमने पढ़ा हुआ है क्या कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, तो इससे V1 अपॉन V2 जो आएगा ये आएगा कितना, A2 अपॉन A1, तो फिर V2 स्क्वायर की जो वैल्यू यानी V2 की जो वैल्यू होगी डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 2GH अपॉन 1 माइनस
A1 स्क्वायर, समझ रहे हो ना, रूट के अंदर। यह वेलोसिटी निकालने का तरीका हुआ वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ठीक है जी। लेकिन अब एक बात ध्यान यहाँ पे क्या देनी है, अभी बात प्रूफ नहीं हुई हमारी, कि सिंस A1 इज मच ग्रेटर देन A2, है कि नहीं, बहुत ज्यादा है ना A1 A2 से, तो देयरफॉर A1 इज मच ग्रेटर देन A2, देयरफॉर A2 अपॉन A1 का जो स्क्वायर होगा ना इज नेग्लिजिबल, ठीक है जी, या नेग्लिजिबल होगा। तो जब ये नेग्लिजिबल होगा तो इसको जीरो कर देंगे, तो फिर V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2GH, ठीक है जी। और यही V है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, हेंस प्रूव्ड, इससे हमें समझ आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो एक तो ये है, इसके बाद ध्यान दो, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है, हमने फिफ्थ एप्लीकेशन ये करवाया, सिक्स्थ एप्लीकेशन इसका है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस टू मेजर, it is a device which is used to measure rate of flow of liquid, rate of flow of liquid, मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ये भी कह सकते हो, और स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ये भी बर्नौली प्रिंसिपल पर ही काम करता है। कैसे, देखो इसका ना मैं रहा हूं, पहले कंस्ट्रक्शन देखो, यह ना एक तरह की पाइप है, ठीक है जी, एक तरह की पाइप है, इसके अंदर यहाँ पे मोनोमीटर लगा होता है, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं मैं, यह है मोनोमीटर, ठीक है जी, वो मोनोमीटर बता रखा हूं पहले ऑलरेडी, ये। और इस मोनोमीटर के अंदर क्या है, ये होगा मरकरी, ठीक है जी, इसके अंदर में चलो ऐसे समझ लो, ये है मरकरी। तो एक बात ध्यान दो, यहां पर मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और लिक्विड का जो स्पीड है फ्लो करने का वो है V1। इस जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 और लिक्विड फ्लो की जो स्पीड है वो है V2, ठीक है जी। इसके अंदर मरकरी है जिसकी डेंसिटी है रो m की, और इसके अंदर लिक्विड है रो की, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप, है ना। जहां भी रेट ऑफ फ्लो हमें निकालना है वहां पे इसको कस देंगे ले जा करके, ठीक है, इस पोर्शन को टाइटली कस देंगे उस पाइप से। जैसे ही कसेंगे तो फिर एक बात ध्यान देना यहाँ पे कि हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर A और एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं B, ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट्स के लिए हम बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पीड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो स्पीड कम होगा,
स्पीड कम होगा तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा PA वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से स्पीड ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पर प्रेशर कम होगा, तो इस जगह पर प्रेशर जो PB है वह कम होगा। तो अब आप देखो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर कम है, इसके वजह से ये जो मरकरी का लेवल है इधर डिप्रेस करेगा और इधर उठ जाएगा। तो मान लो यहाँ से इस लेवल तक मरकरी का लेवल आ गया इसमें, और इसमें यहाँ तक उठ गया ऊपर, तो जो मरकरी का लेवल का डिफरेंस है यह मान लो H का है, ठीक है। लिक्विड फ्लो कर रहा है इसके अंदर, जिसकी वजह से इस मोनोमीटर के अंदर मरकरी लेवल का जो डिफरेंस है दोनों आर्म में वो H कहा जा रहा है, ठीक है। तो पहली बात क्या, पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि PA माइनस PB इज इक्वल टू H इंटू ρm इंटू G। ρm इज डेंसिटी ऑफ मरकरी, समझ रहे हो, क्लियर। अच्छा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दो आप। दूसरा लिखो कि यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल फॉर पॉइंट A एंड B, यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल फॉर पॉइंट A एंड B। ए और बी के लिए अगर हम बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करें तो क्या होगा भाई, PA प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, यहाँ पे स्पीड V1 की है, इज इक्वल टू PB प्लस 1/2 रो VB स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, तो थोड़ा ऊपर एक्सप्रेशन की जरूरत है, तो इससे आएगा PA माइनस PB इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, सॉरी VA स्क्वायर, ये V1 था ना, V2 लिखना था हमें, चलो ये VA लिख दिया, कोई बात नहीं, ये V1 लिख दो, इसको ये V2 स्क्वायर लिखो। हाँ, इसमें हमने इसको PB को इधर लेके आ गया, तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है जी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों इक्वेशन से यहाँ पे PA माइनस PB H रो जी है, इक्वेट कर दो इनको, तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू H रो m इंटू G, ठीक है जी। तो हमको चूंकि निकालना है V1, तो इसमें से V1 को फोर्सफुली कॉमन लो, आएगा V1 स्क्वायर बाहर में, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2H रो m इंटू G अपॉन रो, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं, तो इससे देखो V1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2H रो m G अपॉन रो इंटू, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि आपने पढ़ा है ना A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है कि नहीं। तो इससे V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, A1 अपॉन A2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लिखेंगे कि A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, और यह पूरा रूट के अंदर। तो देखो स्पीड आ गया हमें एंड ए पे, तो ये है वेंचुरी मीटर, ठीक है जी। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, अब आप लोग नोट कर सकते हैं।